अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हाफिज़ा नीला आपको अपने यूट्यूब चैनल इजी लॉ पर वेलकम करती हूँ। मेरी आज की वीडियो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन के बारे में है। इंटरनेशनल लॉ को आमतौर पर हमारे स्टूडेंट्स टफ समझते हैं, बोरिंग समझते हैं, ड्राई समझते हैं और उनके ऐसा समझने की वजह ये है कि इंटरनेशनल लॉ थ्योरेटिकल है और यूजुअली चूंकि स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल थ्योरीज जो हैं वो या तो अच्छी नहीं लगती या समझ नहीं आती, जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट के अंदर वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाती हैं। लेकिन अब मेरा चैनल चूंकि बन चुका है और मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर भी, तो इंशाल्लाह ताला आपको अब इंटरनेशनल लॉ ना तो बोरिंग लगेगा ना आपको टफ लगेगा, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो बहुत आसान तरीके से थ्योरीज को क्लियर करेंगी। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि एक ज़माना था जब इसको लॉ ऑफ द नेशंस के नाम से जाना जाता था। It was 1789 when Jeremy Bentham for the first time used the term international law for this law. इससे पहले इसको लॉ ऑफ द नेशंस ही कहा जाता था। इंटरनेशनल लॉ की अगर डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम ओपनहाइम की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूं कि जब भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए और उसके अंदर डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए, तो कीप वन थिंग इन माइंड, दैट डेफिनेशन ऑलवेज कैरी 5 और 3 मार्क्स। मतलब अगर आपका क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो ओनली 5 मार्क्स विल बी केप्ट रिजर्व फॉर डेफिनेशन, और अगर आपका क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, तो देन 3 मार्क्स विल बी रिजर्व्ड फॉर डेफिनेशन। इसलिए जिस वक्त आपने अपना पेपर करना है, तो पेपर के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, उसके 5-6 नंबर या 3 है, जो भी जिस हिसाब से भी आपके क्वेश्चन की टोटल मार्क्स हो, तो आपने डेफिनेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना कि आपका बाकी का जो क्वेश्चन है वो इग्नोर हो जाए। यूजुअली हमारा स्टूडेंट यही करता है कि जब बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर फोकस कर देता है, जिसकी वजह से बाकी आपका 15 मार्क्स का या 12 मार्क्स का जो आंसर है वो इग्नोर हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। 5 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए आपने बाकी के पोर्शन को आपने इग्नोर नहीं करना। अब जब आपने 5 नंबर की या 3 नंबर की आपने डेफिनेशन लिखनी है, तो आप एक फार्मूला बना लें। एक टिप आपको दे रही हूँ कि हमेशा आप डेफिनेशन जब भी किसी टॉपिक के अंदर याद करें, ये नहीं कि इंटरनेशनल लॉ में बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप डेफिनेशन आप तैयार करें, तो ज्यादा से ज्यादा 3 और कम से कम एक डेफिनेशन तैयार करें। फिर अगर आपके पास टाइम हो तो तीनों की तीनों डेफिनेशन, अगर आपने 3 याद की हुई तो तीनों लिख दें। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फिर एक डेफिनेशन ही सफिशिएंट होगी, लेकिन वो एक डेफिनेशन आपने वो देनी है जो अथेंटिक है और जो टिल टू डेट बड़ी एडमायर की जाती है। और जब आपने 3 डेफिनेशंस देनी है, तो आपने इस तरह से उन डेफिनेशंस को चूज करना है कि जो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो दें, फिर उसके बाद वो डेफिनेशन जो बहुत अप्रिशिएट की गई, और उसके बाद आजकल के किसी भी जो भी आपको इसके अलावा कुछ अच्छी लगे आप वो दे दें। मतलब इस तरीके से दें कि डेफिनेशन जो है वो सब्जेक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर भी करती हो, और एक तरह से हिस्टोरिकली जो उनमें मुख्तलिफ ज्यूरिस किसी चीज के अंदर उसमें एडिशन करते रहे, वो सारी चीज भी उसकी भी रिफ्लेक्शन आपकी डेफिनेशंस के अंदर नजर आए। तो अब जब बात हो रही है इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन की, तो यहाँ पर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मैं जहाँ से डेफिनेशन का आगाज कर रही हूँ, वो है ओपनहाइम। ओपनहाइम की डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ में एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन मानी जाती है, और ओपनहाइम कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स। पहली बात वो कहता है कि इट्स अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बिटवीन द स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। अच्छा, अब पहली बात उसने ये कही कि ये एक ऐसा लॉ है विच हैज बीन डिराइव्ड आइदर फ्रॉम कस्टम्स और फ्रॉम ट्रीटीज। अच्छा, ओपनहाइम की इस डेफिनेशन के ऊपर काफी अर्से तक इसको एडमायर किया जाता रहा, लेकिन बाद में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया। और पहला क्रिटिसिज्म यही आया कि ओपनहाइम ने इंटरनेशनल लॉ को यही समझा है कि जैसे इंटरनेशनल लॉ जो है दैट हैज बीन डिराइव्ड ओनली फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रीटीज, किसी और चीज से नहीं, बल्कि उसके सिर्फ यही दो सोर्सेज है। जबकि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज सिर्फ कस्टम्स या ट्रीटीज नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के और भी बहुत से सोर्सेज हैं। जब हम इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के ऊपर मैं वीडियो आपको दूंगी, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल लॉ के तो और भी बहुत से सोर्सेज हैं। लेकिन ओपनहाइम ने इसको महदूद कर दिया कि इंटरनेशनल लॉ वही रूल्स हैं, वही चीजें जो ट्रीटीज या कस्टम्स के थ्रू निकलती है।
अब जहां तक कस्टम्स की बात है तो आप चूंकि फोर्थ ईयर में बैठे हैं और आप इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ रही हैं, तो कस्टम्स के बारे में तो आप लोगों को आइडिया है ही कि कस्टम्स कैसे बनते हैं। बस इस स्टेज पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिस तरीके से म्यूनिसिपल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कस्टम्स डेवलप होते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी जब इंटरनेशनल पर्सनालिटीज किसी हैबिट को कंटिन्यूसली उसको फॉलो करती हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड वो उसको फॉलो करती हैं, विदाउट इंटरप्शन वो फॉलो करती हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि दैट हैबिट इज और दैट यूसेज इज कन्वर्टेड इनटू कस्टमरी रूल। अभी जब मैं आपको कस्टम्स के ऊपर कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में लेक्चर दूंगी, तो उसमें आपके ऊपर सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कस्टम्स के बारे में एक आइडिया दे रही हूँ, इंटरनेशनल कस्टम्स के बारे में। दूसरा, ओपनहाइम ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ मींस द रूल्स व्हिच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ट्रीटी रूल्स, ट्रीटीज। अब जो ट्रीटीज है, ट्रीटी क्या है? ट्रीटी मींस द एग्रीमेंट व्हिच इज कंक्लूडेड बिटवीन और अमंग इंटरनेशनल पर्सनालिटीज। अब ये भी मैं आपको ट्रीटीज की यहाँ पर भी बहुत डिटेलली बताऊंगी, क्योंकि सोर्सेज में ये आ जाएगा। इस वक्त आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिस तरह म्यूनिसिपल लेवल पर एक शख्स दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, एंड इफ दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड बाय म्यूनिसिपल लॉ और स्टेट लॉ, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। इन द सेम वे, जब इंटरनेशनल पर्सनालिटीज आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं, दैट एग्रीमेंट इज कंक्लूडेड अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड दैट इज एनफोर्स्ड और enforceable by international law, तो that is known as treaty। यानी ट्रीटी वही है जो म्यूनिसिपल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जब इंटरनेशनल लॉ के तहत इंटरनेशनल पर्सनालिटीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं, तो वो एग्रीमेंट कहलाता है ट्रीटी। अब ओपनहाइम ने पहली बात ये कही कि ये कस्टमरी और ट्रीटी रूल्स होते हैं। दूसरा, उसने कहा कि स्टेट्स इनके बारे में, स्टेट्स का ये ख्याल होता है कि हमें इनकी पाबंदी करनी चाहिए इन देयर ऑफिशियल इंटरकोर्स विद ईच अदर। जो भी उनका ऑफिशियल इंटरकोर्स है, ये उनका रिलेशनशिप है, जब वो स्टैब्लिश करती हैं स्टेट्स, तो उस वक्त वो इन रूल्स को फॉलो करती हैं। तो ओपनहाइम की डेफिनेशन के ऊपर एक दूसरा एतराज, जो बड़ा एतराज किया जाता है, वो ये कि ओपनहाइम ने इंटरनेशनल लॉ को बहुत महदूद कर दिया सिर्फ स्टेट्स तक। वो कहता है कि ये स्टेट्स जो है इनको फॉलो करती हैं। अब जिस जमाने में ओपनहाइम ने डिफाइन किया इंटरनेशनल लॉ को, तो उस जमाने की हद तक तो ये बात ठीक है, कही जा सकती थी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो उसमें चूंकि उसका मेन और प्राइमरी जो सब्जेक्ट था वो स्टेट्स थी, लिहाजा वो उसी को स्टेट्स ही को एड्रेस करता था। इसलिए उस जमाने के हिसाब से ओपनहाइम की ये डेफिनेशन तो काफी समझी जा सकती थी। लेकिन बाद में जब हालात बदले, इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो गया, और फिर इंटरनेशनल लॉ ने डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के साथ भी बात करना शुरू कर दी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी बात करना शुरू कर दी, तो ये डेफिनेशन बदले हुए वक्त के तकाजों के मुताबिक नहीं लगी। उन चेंज सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ओपनहाइम की डेफिनेशन वो जिसको कहें एक मिसफिट हो गई, गलत हो गई। तो इस वजह से ओपनहाइम की डेफिनेशन को फिर एप्रिसिएशन नहीं मिली। अच्छा, अब जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है वो है स्टार्क की डेफिनेशन। जब ओपनहाइम की डेफिनेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म आया, तो स्टार्क की डेफिनेशन जो थी वो चूंकि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी, वो इंटरनेशनल लॉ के सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रही थी, तो स्टार्क की डेफिनेशन को ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, और वो मिलना नेचुरल था क्योंकि उसने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। स्टार्क कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो रिलेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है। वो रिलेशंस जब स्टेट्स के दरमियान होते हैं, या जो दूसरी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या नॉन स्टेट एंटिटीज हैं, ऐसी एंटिटीज, ऐसे यूनिट्स जो इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद हैं, सोवरन स्टेट्स जैसे नहीं हैं, लेकिन वो उनके उनके जो है वो उनको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का दर्जा दिया जाता है। तो उन सब के जब रिलेशनशिप को रेगुलेट करने की बात आती है, तो इंटरनेशनल लॉ इन सब के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। अब जो स्टार्क की डेफिनेशन है वो इस लिहाज से कॉम्प्रिहेंसिव रही कि उसने कहा कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ ये नहीं है कि स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को रेगुलेट करे, बल्कि इंटरनेशनल लॉ तो स्टेट्स, इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो दूसरी नॉन स्टेट एंटिटीज हैं उन सब के बारे में बात करता है। इस तरह से स्टार्क ने जो है वो इंटरनेशनल लॉ का स्कोप बढ़ा दिया, लिमिटेड नहीं किया, उसको बढ़ा दिया। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन है मेरे पास,
श्वार्ज़ेनबर्गर की। श्वार्ज़ेनबर्गर कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक ऐसी मतलब ऐसे वो लीगल रूल्स हैं which apply between sovereign states and such other entities as have been granted international personality. अब श्वार्ज़ेनबर्गर की जो डेफिनेशन है वो स्टार्क से भी वो दो हाथ आगे निकल गया कि उसने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये स्टेट्स के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, प्लस ये उन तमाम एंटिटीज के बारे में बात करता है, उन तमाम यूनिट्स के बारे में, एंटिटी कहते हैं यूनिट को, इकाई को, उन तमाम यूनिट्स के बारे में वो बात करता है विच हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनालिटी। यानी अब अगर इंटरनेशनल लॉ में कल या परसों या उसके बाद किसी एंटिटी को इंटरनेशनल लॉ का इंटरनेशनल पर्सनालिटी का दर्जा दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लॉ उसके बारे में बात करेगा। और जब इंटरनेशनल लॉ उसके बारे में बात करेगा तो श्वार्ज़ेनबर्गर की ये डेफिनेशन जो है वो उस चीज को कवर करेगी। और इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गई स्टार्क की डेफिनेशन के मुकाबले में, कि इसने कह दिया कि ये आने वाले वक्तों के लिए भी, फ्यूचर टाइम के लिए भी उसने इसको कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया अपनी डेफिनेशन को, आने वाले वक्तों को भी उसकी डेफिनेशन कवर करेगी कि जब भी किसी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स के बारे में भी बात करता है और उन तमाम एंटिटीज के बारे में भी बात करता है जिनको इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल पर्सनालिटी देता है। यानी अब ओपनहाइम अगर हम सम अप करें तो ओपनहाइम ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग स्टेट्स ओनली। स्टार्क ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ regulates the relationship between states or individuals or international organizations etc and other state non-state entities। लेकिन श्वार्ज़ेनबर्गर ने दो कदम आगे चल के कहा कि इंटरनेशनल लॉ मीन्स द लॉ which talks about states and such other international personalities and such other entities which have been granted international personality। तो जब भी किसी को इंटरनेशनल पर्सनालिटी मिलेगी, उसका दर्जा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनेशनल लॉ के स्कोप में दाखिल हो जाएगा और अल्टीमेटली जो श्वार्ज़ेनबर्गर की डेफिनेशन है वो उसको कवर करेगी। अच्छा, बात को कंक्लूड करते हुए मैं यहाँ पर जो एक अमेरिकन जज है जेसप, उनकी उनकी जो बात है उसको मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। जेसप ने बड़ी अच्छी बात कही। जेसप कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है इट मस्ट बी लेबल्ड एज ट्रांसनेशनल लॉ। मतलब हम इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि व्हाई डोंट यू लेबल इट एज ट्रांसनेशनल लॉ। ट्रांसनेशनल कहती है हदों से बाहर, ट्रांस अपनी आपकी हदों से बाहर, आपकी जैसे ट्रांस मतलब आपकी हदूद से बाहर जो चीज होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसनेशनल, आपकी मुल्क की हदूद से बाहर। तो वो कहते हैं कि इसको ट्रांसनेशनल लॉ कहा जाए। क्यों? बिकॉज वो कहते हैं कि इट डील्स विद ऑल दोज इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स दैट हैपन और ऑकर आउटसाइड योर नेशनल फ्रंटियर्स। मतलब वट एवर ट्रांसेंड्स योर नेशनल फ्रंटियर्स, आपके नेशनल फ्रंटियर से बाहर जो कुछ होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सबके बारे में डील करता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल लॉ भी नहीं बल्कि इसको ट्रांसनेशनल लॉ कहना चाहिए। जैसप की बात तो खैर मैंने ऐसी ही कोट की क्योंकि मुझे वो जाती तौर पे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि वो बात उसकी बात में वजन है। इंटरनेशनल लॉ हर उस वाक्य के साथ डील करता है जो आपकी मुल्क की हदों से बाहर होती है। तो उसने कहा कि इसको तो ट्रांसनेशनल लॉ कहना चाहिए। तो इस तरह से इंटरनेशनल लॉ की 3 डेफिनेशंस हमने देखी। आपने तीनों डेफिनेशंस को याद करना है। फिर अगर आपके पास टाइम हो पेपर में तो तीनों लिखिए, अगर टाइम नहीं है तो फिर आपने स्टार्क की डेफिनेशन जो है वो जरूर देनी है, या अगर हो सके तो श्वार्ज़ेनबर्गर की डेफिनेशन जो है वो जरूर देनी है। लेकिन इससे ज्यादा 3 से ज्यादा डेफिनेशंस लिखना और उसके ऊपर इतनी एनर्जी लगाना वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आप मेरी वीडियोस के अंदर आपको मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से ऐसी टिप्स भी मिलेंगी जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आपने उन चीजों को भी अपने जहन में रखना है, नोट कर लेना है।
तो आज का लेक्चर कंक्लूड हुआ, खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी किसको कहती है, क्योंकि बार बार इस लेक्चर के अंदर आया कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज के साथ जो है इंटरनेशनल लॉ बात करता है, या इसको दूसरे एंगल से यूं कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या हैं। तो वेट कीजिए फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर हम इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज को देखेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और प्लस मुझे आप अपने कमेंट्स में बता दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। प्लस आपको अगर अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई या कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डू शेयर विद मी, और साथ में वो टॉपिक्स जिनके ऊपर आप लेक्चर लेना चाहते हैं प्लीज उनके बारे में भी मुझे बताइए, ताकि आपकी मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।